नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं एमआर फंक्शन रिलेटेड एक्टिविटी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में जो 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये डिटेल क्वेश्चन होंगे। बेस रहेगा आपका ISO 9001 IATF 16949 और कोर टूल में MSA SPC PPAP APQP FMEA CP कंट्रोल प्लान ये बेस रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। ये 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, तो इसलिए मेरे 1-1.5 घंटे तक बने रहें, पूरी वीडियो देखें। आपको ये पूरे डिटेल में वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं बात करूं ये वीडियो जो क्वेश्चंस हैं सारे आपको इंटरव्यू में अगर आपने इतने प्रिपरेशन कर लिया तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आंसर दे सकेंगे और पूरा एक्सप्लेन कर सकेंगे आप। ठीक है। अगर आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग लेना करवाना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तभी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये मेरे कोर्सेज हैं, तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। आपसे पूछा था ऑडिट कितने प्रकार की होती है। तो ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, डक ऑडिट, लेआउट ऑडिट और 5S ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट्स होती हैं। मेनली ऑडिट बोले तो सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट आपकी होती है 3 प्रकार की। तो पहला क्वेश्चन क्या था? टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट बहुत सारे प्रकार की होगी। सिस्टम ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, डक ऑडिट, लेआउट ऑडिट, 5S ऑडिट। डक ऑडिट को आप कह सकते हो प्रोसेस ऑडिट और लेट ऑडिट को कह सकते हो आप प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट। ठीक है। डक ऑडिट को प्रोडक्ट ऑडिट और लेट ऑडिट को प्रोसेस ऑडिट। और लेआउट ये इंस्पेक्शन होता है ना, लेआउट इंस्पेक्शन चलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज होती हैं आपकी। 5S समझते हैं, सेफ्टी समझते हैं और सारी ऑडिट्स होती हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑडिट 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी आपकी होती है इंटरनल ऑडिट। जो भी आपका एक इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो सर्टिफिकेट लेने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ ऑडिट करते हैं। वो इंटरनल ऑडिट फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहलाती है। सेकंड पार्टी होती है जो कस्टमर ऑन सप्लायर, यानी जो कस्टमर अपने सप्लायर एंड पे ऑडिट करता है वो सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाती है। यानी जैसे कि मारुति किसी अपने वेंडर के पास, सप्लायर के पास जाके ऑडिट करेगा या हीरो किसी के पास जाके ऑडिट करेगा, वो सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाएगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाती है यानी कोई भी एजेंसीज, जैसे आपको आईएसओ सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो जो आईएसओ सर्टिफिकेट की बॉडी है, VSI है, TUV है, क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे बॉडीज हैं। वो बॉडीज आके आपकी कंपनी में ऑडिट करेगी वो आपकी, और आपको उसके बाद में सर्टिफिकेट देगी। या कोई कंसल्टेंसी आपने हायर की है, जो भी कंसल्टेंसीज हैं या जो भी बॉडीज हैं वो ऑडिट करती हैं तो वो आपकी थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाती है। तो आपको ऑडिट समझ में आ गई। अगला होता है आपका इसमें से कितने क्लोज होते हैं। ऐसे हम बात करें ISO और IATF में कितने क्लोज होते हैं तो 10 क्लोज होते हैं, ये सबको पता है। और 10 क्लोज होते हैं टोटल। कोई पूछता है तो ISO IATF में कितने क्लोज होते हैं? 10 क्लोज। ऑडिटेबल क्लोज कितने होते हैं? ऑडिटेबल क्लोज आपके 4 से लेके 10 के जो क्लोज होते हैं, 7, 4 से लेके 10 के बीच में जो क्लोज होते हैं ये आपके ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। इनका नाम ये दिखा है, कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ये सारे जो क्लोज हैं आपके 1 2 3 4 7 क्लोज हैं। ये आपके 7 क्लोज कहलाते हैं। ये आपके ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। बाकी आपके 0 से लेके 3 तक ये आपके मैनुअल बनाने में और आपको सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको पता लगा होगा जो 4 से लेके 10 के बीच में क्लोज हैं ये आपके ऑडिटेबल क्लोज हैं। ठीक है। तो आप याद कर लें 10 क्लोज होते हैं IATF ISO में। और 10 क्लोज आप कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ये क्लोज दिए गए हैं। ये सब इंट्रोडक्शन, स्कोप, नॉर्मल रेफरेंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक आपका इंप्रूवमेंट तक, ये सारे आपके 10 क्लोज हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रोसेस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस होता है इनपुट टू आउटपुट। आपके कंपनी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, जो आपका प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। कस्टमर की डिमांड है, कुछ आपने रॉ मटेरियल की आपने दिया, इसकी हमें कोई बना के दीजिए से। एक एग्जांपल देता हूँ, हमें एक बिस्कुट बनाना है। बिस्कुट बनाना है तो जो आपका आपका जो रॉ मटेरियल क्या रहेगा, उसका जो फुल आटा, आटा जो आपने बिस्कुट प्रिपेयर किया, दिस इज क्या हो गया आपका आउटपुट। तो जो आपका इनपुट रॉ मटेरियल इनपुट हो गया और आउटपुट जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को जो डिमांड है।
अब जो पार्ट बनाने के लिए जैसे सीएनसी बीएमसी मशीन के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी, वो सारे आपके क्या होते हैं, प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेस एक्टिविटी कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस डेफिनेशन आप ये बता सकते हैं। अगला होता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव या क्यूएमएस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो आप बता सकते हो जो आपके प्रोसेस की कंट्रोल करने के लिए, आपके प्लांट को इंप्रूव करने के लिए जो हम डिसाइड करते हैं, मान के चलिए ऑब्जेक्टिव, जैसे एक क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको मैं, कैलिब्रेशन प्लान वर्सेस एक्चुअल, जो हमने कैलिब्रेशन किया, शेड्यूल वर्सेस एक्चुअल कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस करनी है, कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रोसेस वेस्टेज रिड्यूस, या हम कह सकते हैं यील्ड स्क्रैप। ये सारे क्या हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ओई। इसी टाइप से हमें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइज हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, जिससे कि उनको ये पता रहे कि हमारे प्लांट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे रिड्यूस करेंगे, क्या क्या टारगेट स्पेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपसे कभी कभी कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे हम बात बोलते हैं आईएमएस क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस होता है। आईएसओ क्या होता है, आईएसओ होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ की फुल फॉर्म ये है। कभी कभी आपको आईएटीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, ये आपके आईएटीएफ की फुल फॉर्म कहलाती है। क्यूएमएस क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ईएमएस क्या होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। OHSSM ये क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनको बोलते हैं ये IATF 16949 स्टैंडर्ड है एक ये। QMS जो ISO 9001, EMS जो इन्वायरमेंट के लिए है 14001, ये सेफ्टी के लिए है ISO 45001। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है इसका पुराना वर्जन कौन सा था, तो ये ISO 18001 था। कुछ आपके कोटूल की कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। कोटूल की फुल फॉर्म है आपका, जैसे हम MSA की बात करें, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, FMEA फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, CP कंट्रोल प्लान। तो ये आपके 6 कोर टूल है, पहले 5 कोर टूल हुआ करते थे। CP और APQP में कंट्रोल प्लान और एपीक्यूपी एक ही होते थे, अब ये अलग कर दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो ये 1 घंटे तक पूरे मेरे साथ बने रहे। तो जैसे हम बात करते हैं आईएमएस क्या होता है, व्हाट इज आईएमएस। आईएमएस की फुल फॉर्म बताया आपको, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ कंपनियां होती हैं, इन्हें ISO 9001 भी चाहिए, 14001 भी चाहिए, 4501 चाहिए, IATF चाहिए, ISO 27001 भी चाहिए। तो इतने सारे स्टैंडर्ड हैं, इन सारे स्टैंडर्ड को मिला के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया जाता है, एक कंबाइंड एक मैनुअल बनाया जाता है, इसमें ये सारे इंक्लूड रहते हैं, तो उनका एक मैनुअल बन जाता है। एक की WI होती है, उसी में ही जिसकी रिक्वायरमेंट है, ISO की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें फिलफिल होती है, IATF की रिक्वायरमेंट फिलफिल होती है, 14001 की भी रिक्वायरमेंट फिलफिल होती है, और 45001 की भी रिक्वायरमेंट फिलफिल होती है। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट फिलफिल होती है, जो मैनुअल बनता है आपका IMS। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको याद रहेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं और ये होता क्या है वो भी आपको याद रहेगा। IMS क्या होता है, IMS होता है बहुत सारे स्टैंडर्ड मिला के कंबाइन करके मैनुअल बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अगली बात करें हम, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं क्यूएमएस के, इनके रोल्स क्या होते हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है किसके, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं क्यूएमएस के, जैसे मैंने बात करी ISO 9001, 45001 या 27001, या आपका IATF 16949 के एक इंटरनल ऑडिटर्स हैं, इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, उसकी बात करते हैं हम। तो इसकी हम जो बात करें सिस्टम रिलेटेड, तो ये देखिए इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका पूरा सिस्टमैटिक एग्जामिनेशंस पूरा पास करना है, और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इनके पास, जो कि आपको किसी बॉडी से पास होना चाहिए। ठीक है, जो लीड ऑडिटर है उनके साइंस या जहां से भी आपने बॉडी से पास किया है वो एक पास होना चाहिए। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे चर्चा। अच्छा ठीक है, अब इसके हम ऑडिट करते हैं, क्यूएमएस ऑडिट करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं,
क्यों से ऑडिट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, तो इसका कोई बेनिफिट्स क्या है? हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो क्या है, इंक्रीज द प्रॉफिट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज द प्रॉफिट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट इंक्रीज होगी। दूसरा है जो हमारा एम्प्लॉयर, उसको ट्रेनिंग मिलेगी आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, ट्रेंड एम्प्लॉय हो जाएंगे आपके। इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी, आपके जो प्लांट की ओवरऑल क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो आपके प्लांट की क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। इंप्रूव द कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो पूरा इंप्रूव होगा। उसके बाद हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का रिजेक्शन लेवल 0 होगा, कस्टमर कंप्लेंट के पास कस्टमर नहीं जाएंगे, कस्टमर कंप्लेंट्स नहीं होंगे, तो आपका हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहेगा। उसके बाद कस्टमर रिलेशंस सेटिस्फैक्शंस, ये सारी एक्टिविटीज हैं, आप ये देख सकते हैं, ये आप बेनिफिट्स कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है ओवरऑल प्लांट का एक लुक भी अच्छा होता है और एक उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने बात करी थी, एक कंपटेंसी क्या चाहिए इंटरनल ऑडिटर के लिए, तो कंपटेंसी क्या चाहिए, उसकी स्किल क्या चाहिए, जैसे हमने बात करी थी अभी, उसकी कंपटेंसी चाहिए क्यूएमएस ऑडिटर की, एक ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए उसके, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 16949, कोर टूल के बारे में पता होना चाहिए उसे। कोर टूल, अरे हमने बात करी 6 कोर टूल, 6 कोर टूल कौन कौन है, एपीक्यूपी, पीपैप, एफएमईए, एमएसए, एसपीसी, सीपी, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑडिट कर पाएंगे। इनके बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे ऑडिट कर पाएंगे? तो इसके लिए आप मेरे से ऑडिट ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑडिट भी करवा सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, तो कॉन्टेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। उसके बाद प्लान, ऑडिट का प्लान कैसे बनाते हैं, कंडक्ट कैसे करते हैं ऑडिट, ऑडिट की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और क्लोज आउट कैसे करते हैं, और फॉलोअप कैसे लेते हैं, ये सारी स्किल्स आपके अंतर्गत होने चाहिए एक इंटरनल ऑडिटर के लिए। और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ और आईएटीएफ, उस स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। पूरा स्टैंडर्ड, क्लोज वाइज क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस क्लोज में हम कंप्लायंस क्या देखेंगे, किस क्लोज के अंतर्गत क्या एक्टिविटी रहेगी, वो सब पता होना चाहिए। तो ये आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस वीडियो को सेव कर लें, और आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो पूरी है, ठीक है। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिटर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट क्या रहती है, एक टाइम कीपिंग, ये नहीं कि आपको एक टाइम कीपिंग दिया गया है, उसी टाइम में आपको ऑडिट करनी है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी डाटा को कॉन्फिडेंट रखना है, जिन डाटा वहां के डाटा लेके दूसरी कंपनी में या दूसरे डाटा के लेके उधर से उधर शेयर करना है, नहीं, डाटा को आपको कॉन्फिडेंस रखना है। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑडिट होनी चाहिए, इथिक, यानी कि आपका कोई ऐसा नहीं होना हवा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। और सपोर्ट द ऑडिट टीम, जो भी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, मान के चलिए आप लीड ऑडिटर्स हैं या एक ऑडिट कर रहे हैं आप, तो पूरी टीम को सपोर्ट करके चलना चाहिए। एक लीड ऑडिटर है, उसके नीचे 3 ऑडिटर्स हैं, इनको भी सपोर्ट करना चाहिए, इनको भी पूरा हेल्प करना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्टेबल होना चाहिए, और जो भी वर्क डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑडिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई ऐसे हम कोई ऑडिट कर रहे हैं तो WISOPs या कोई प्रोसीजर्स, इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट में कुछ आपको एविडेंस रखना चाहिए, ठीक है। ऑडिट के दौरान कुछ ऑडिट प्रोसेस के वो यूज करना चाहिए। कीप ऑडिट्स इंफॉर्मेशंस, स्पेसिफिकेशंस, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स बनाना चाहिए। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। जैसे हमने बात करी थी आईएसओ आईटीएफ में क्लोज में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये नॉट ऑडिटेबल, ये ऑडिटेबल, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। आईएसओ आईटीएफ में तो 7 क्लोज आपके जो हैं वो ऑडिटेबल होते हैं, बाकी 3 क्लोज आपके नॉट ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। अगली बात करें, गोल क्या होता है आईटीएफ का, मेन गोल क्या होता है, आपसे कभी पूछता है कि आईएटीएफ का जो मेन गोल क्या होता है, मेन गोल होता है आपका डिफेक्ट प्रिवेंशन, आपके प्रोडक्ट प्रोसेस में जो डिफेक्ट जनरेट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करता है, रिड्यूस द वेरिएशंस इन वेस्टेज, आपके प्रोसेस में जो वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करना होता है। एनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात करता है। इंप्रूव द क्वालिटीज एंड कंसिस्टेंसी की बात करता है। तो जो जो भी आपके जो गोल्स हैं, आप ये गोल बता सकते हो। आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, या फिर आप अपनी कंपनी में कह सकते हैं आईआईटी आईएसओ इंप्लीमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा या क्या गोल है इसका, तो ये आप बता सकते हैं।
डिफेक्ट प्रिवेंशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, रिड्यूस द वेरिएशंस ऑफ वेस्टेज, ये सारे आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहे मेरे साथ। अब हम बात करते हैं आगे प्रिंसिपल्स ऑफ आईएटीएफ। आईएटीएफ के प्रिंसिपल्स कितने होते हैं? तो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। 7 प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल्स, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट्स की बात करता है, और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड आगे होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये आपके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको आप बता सकते हैं। इनको डिटेल में समझना है तो ट्रेनिंग अटेंड करें, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। बाकी आपको मैं काफी डिटेल में भी आपको क्वेश्चन आंसर लेके चल रहा हूँ और आपको मैं बता भी रहा हूँ। अब बात करते हैं ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की बात करें हम, तो जैसे कि मान के चलिए जैसे कोई रॉ मटेरियल रिसीव किया, हमने कोई कास्टिंग की, ग्रेविटी डाई कास्टिंग की, सीट मेटल किया, हाई प्रेशर कास्टिंग की, उसके बाद शॉर्ट ब्लास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट्स, मशीनिंग, या आपका पैकिंग या डिस्पैच, तो जो जो एक्टिविटीज हैं, तो उसका मतलब है कि इस प्रोसेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए उसे। जो ऑडिटर्स है, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, हम ऑडिटर की बात कर रहे थे ना, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, तो जो जिस प्रोसेस का है बंदा है, जिस ऑपरेशन का एम्प्लॉय है, उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान के चलिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग का एम्प्लॉय है, इस कर्मचारी से हम सीएनसी की ऑडिट करवाएं तो उसको पता ही नहीं होगा सीएनसी के ऐसे पार्ट चेक करते हैं, क्या करते हैं, एक्यूरेसी कितनी होती है। भाई ग्रेविटी डाई कास्टिंग में तो काफी टॉलरेंस चाहिए, इसमें बहुत माइक्रोन टॉलरेंस चाहिए, तो ये ऑडिट नहीं कर पाएगा। हीट ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता होता, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, तो उसको कम से कम इसके प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी भी ऑडिट कर पाएगा, दवाई ऑडिट नहीं कर पाएगा। शॉर्ट ब्लास्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस जिस प्रोसेस के बारे में पता है वो फुल नॉलेज होना चाहिए। मान के चलिए किसी को वर्नियर कैलिपर दे दिया जाए और वर्नियर कैलिपर के बारे में उसे पता ही नहीं है, वर्नियर कैलिपर होता क्या है, कैसे चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, उसे तो बेवकूफ बना देंगे। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए पूरा। तो इस बात करता है ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के बारे में। ठीक है, अगला बात करते हैं एक इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 11749 के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है पॉलिसीज, पॉलिसी के बाद बनता है मैनुअल, प्रोसीडर्स, वर्क सेक्शंस, उसके बाद रिकॉर्ड एंड फॉर्मेट्स। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपनी की पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपको कंपनी का मैनुअल बनाना है। अब वेस होता सकता है आपका, हम ले सकते हैं आईएसओ 9001 और आईएटीएफ 11749, ये मैनुअल ले सकते हैं आपका। उसके बाद मैनुअल पर प्रिपेयर कर दिया। अब इस मैनुअल को अचीव करने के लिए आपको जो डिपार्टमेंट के प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे उसका प्रोसीजर, प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल करेंगे उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके प्रोसीजर्स, परचेज को कैसे कंट्रोल करेंगे उसका प्रोसीजर्स। ठीक है, हमने ये बना लिया। प्रोसेस के बाद जो हमने प्रोसीजर्स बना दिए, अब जो मशीन कैसे हैंडल करेंगे या जो नीचे एक्टिविटीज हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनानी पड़ेंगी आपको। ऑपरेटर मशीन चला रहा है उसको कैसे हैंडल करेगा। उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे हमें, कोई डाटा रिकॉर्डिंग के लिए वो फॉर्मेट्स, वो रिकॉर्ड्स, ये सारी हमारी बात होती है ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स या प्रोसेस मैनुअल्स एंड हैंडबुक। कुछ आपके ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटी हो जाती है, तो ये सारे आपके एक्टिविटीज है, ये आप ये बना सकते हैं। तो ये सब चाहिए आपको तो मेरे से भी बनवा सकते हैं, ऑडिट करा सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। आइए साथियों देखते हैं, अब हमने एक ऑडिट करानी होती है तो कभी कभी पूछा जाता है ओपनिंग मीटिंग क्या होती है। ओपनिंग मीटिंग होती है कि हम, हमारी कंपनी में कोई बॉडी आई या कस्टमर आया, कोई हमारे ऑडिट करने आए, उसको अपनी कंपनी की पूरी पॉलिसीज पूरा क्लियरफाई करना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव्स, हम कैसे ऑडिट करेंगे, क्या सेफ्टी पॉइंट है, कहाँ क्या रखना है, क्या एक्टिविटी देखनी है आपकी। तो वो सारा ध्यान में रखते हुए हमें की पॉइंट्स बताने होते हैं उस ऑडिटर को। ऑडिट, हमारी ऑडिटिंग टीम क्या रहेगी, ऑडिटर को सारे डिटेल में बता देंगे, ऐसे ऐसे हैंडल करेंगे, ये प्रोसेस है हमारा। क्योंकि उसको नहीं पता होता कहाँ हजार आपकी कंपनी में क्या एक्टिविटीज हो रही है और क्या क्रिटिकल एरिया है, कौन नॉन क्रिटिकल एरिया है, उसको पूरा डिटेल में बताना होता है। तो उसको पूरा रिव्यू देना होता है, उसको पूरा प्लान समझाना होता है, उसको उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसी बेस में सारी डिस्कस करते हैं हम। और ये सारी एक्टिविटीज होती है हमारी ओपनिंग मीटिंग में। अपनी पूरी कंपनी का व्यू आ देते हैं, पूरी कंपनी की डिटेल्स उसको प्रेजेंट करते हैं ओपनिंग मीटिंग में। और इंटरव्यू, जो ऑडिटर होता है वो भी आपको इंटरव्यू बताएगा, हम कैसे इंटरव्यू लेंगे, कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेगा कि हमारा इस टाइप से वो पूरा हैंडल करेंगे, ये बेस रहेगा। तो ऑडिटी और ऑडिटर्स
दोनों की एक ओपनिंग मीटिंग होती है, कैसे हम ऑडिट करेंगे, कैसे एक्टिविटी करेंगे, वो सारे इसमें अंतर्गत बताई जाती है। अगला आता है क्लोजिंग मीटिंग। हमने पूरी मीटिंग की, हमने पूरी क्लोजिंग मीटिंग कर ली, उसके बाद हम उसको क्लोजिंग मीटिंग बोलते हैं। तो जो हमने कुछ अच्छाई देखी प्लांट में, कुछ हमने गैप देखा, तो पहले हम गुड पॉइंट बताते हैं, आपकी कंपनी के ये गुड पॉइंट्स हैं, और कुछ आपके बैक गैप है, उसको गैप को बताते हैं, वो हम एनसी के रूप में लिखते हैं और ऑब्जर्वेशन के रूप में देते हैं। या तो हम एनसी दे देंगे या हम ऑब्जर्वेशन देंगे एप्टिट्यूड के रूप में। वो हम पूरा डिटेल बताते हैं उस मीटिंग के अंतर्गत। कोई को नॉन कन्फर्मिटी क्या है, क्या गुड पॉइंट्स क्या है, क्या बैड पॉइंट क्या है, तो वो सारे आपकी एक्टिविटीज इसमें आपकी हो जाती हैं क्लोजिंग मीटिंग में। कितना टारगेट रहेगा, कब क्लोज करना है, कैसे क्लोज करना है, वो सारी एक्टिविटीज के अंतर्गत रहती है। अगला आता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन होता है डिफरेंस इन बिटवीन वेरिफिकेशंस एंड वैलिडेशंस। वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है? देखिए, अगर हम आईएसओ वेरिफिकेशन की बात करें, आईएसओ 9000 2015 की हम बात करें, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो जो भी हमारे कोई हमने वेरिफिकेशन किया और वैलिडेशन किया, वेरिफिकेशन करने का मतलब है, देखिए एक सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको मैं। हम एक टेम्परेचर देखने गए, हमने टेम्परेचर देखा, हमारे बॉस ने कहा कि वहां देखे आइए उस फर्नेस में कितना टेम्परेचर है। हमने टेम्परेचर देखा, तो हमने वेरिफिकेशन किया, देखने गए, वेरीफाई किया, अब उसको वैलिडेशन किया, हमने उसको वैलिडेट किया कि हमारा वो टेम्परेचर इतने के बीच में है क्या। मान के चलिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, वो 200 डिग्री टेम्परेचर है क्या, वो फिर वैलिडेट किया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में यही अंतर होता है। तो ये अगर डेफिनेशन बताना चाहें तो आप ये डेफिनेशन आप बता सकते हैं। अगली बात करें, उसकी और डिटेल में बात करें, तो यही कोड कंडक्ट करते हैं वैलिडेशन और वैलिडेशन के बारे में, तो पूरी डिटेल बताएगी आपके ये। ठीक है, गुड रिविजन्स, डिजाइन इंस्पेक्शंस या यूनिट ऑफ टेस्टिंग, पूरे टेस्टिंग मेथड से करते हैं। वैलिडेशन करने के लिए आपका अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग एक्टिविटी में हम इसको चेक करते हैं, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टेम्परेचर पे कोई पार्ट को चेक करना होता है, वो हमारा वैलिडेशन कहलाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन होता है आपका रिवर्क इन रिपेयर, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, रिवर्क वो होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे टायर की हवा, एयर कम है, यानी हमें कोई प्रेशर दिया हुआ है, उस प्रेशर से अकॉर्डिंग हमारी एयर कम है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करना रिवर्क कहलाता है। रिपेयर कहलाता है कि पंचर लगाया हमने, उसके अंदर पंचर हो गया, वो हमारा रिपेयर कहलाता है। अगर हम एक ऑटोमोटिव सेक्टर की या किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो हमारा कोई एक ओडी थी जो 18.2 प्लस माइनस 0.2, अब ये ओडी हमारी बन गई 18.5, जबकि बनना चाहिए था हमारा ये 18.4। 18.4 ना बन के 18.5 बन गई, हमने ये रिवर्क करके 18.4 कर दिया। दिस इज ए रिवर्क, हमने इस पर काम किया, रीवर्क किया, दोबारा से काम किया, तो 18.4 हो गई हमारी ओडी। दिस इज ए रिवर्क। अब जो साफ्ट थी हमारी ओडी की, इसमें वर आ रही थी, जो ना तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट थी, ना तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, ये कुछ नहीं थी। जो वर को हमने रिमूव किया, जो वर को हमने रिमूव किया, दिस इज ए रिपेयर। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन कोई पूछना चाहता है, तो ये आईएसओ 9000 और 2025 का 2015 का ये स्टैंडर्ड दे रखी है, ये डेफिनेशन भी आप ये बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूए एंड क्यूसी में क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है। देखो, क्यूए आपका बेस ऑन होता है, इसमें आपके पूरी प्रोसीडर्स, कोर टूल्स, ना ट्रेनिंग्स, यानी वो बात करता है, क्वालिटी एश्योर करता है, ये डिफेक्ट्स आएगा ही नहीं। क्वालिटी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जैसे इंस्पेक्शन करके, प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करके, और कुछ चेक पॉइंट रिव्यू करके, फाइनल इंस्पेक्टर कर डिफेक्ट करके, टेस्टिंग करके, क्योंकि वे जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, टेस्टिंग करके। मतलब कहने का मतलब टेस्टिंग का मेथड है, जो हमारा प्रोसेस में प्रोडक्ट बन गया, उसको चेक करके जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्यूसी में आता है। क्लियर? तो ये हमारा क्यूए क्यूसी के अंतर होते हैं। देखिए, क्लोजर में भी देख सकते हैं, इसे क्लोज के अंतर्गत बताया हुआ है क्यूए क्यूसी का, ये आपका एक्टिविटीज हैं, इसको हम समझ सकते हैं। अगला आता है हमारा, ये डिफरेंस दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिवीजन रिकॉर्ड वगैरह। अब दूसरा होता है रिकॉर्ड
और डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है? देखिए, रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड वो कहलाता है जो आपने एक बार प्रिपेयर कर दिया, उसमें कोई एडिशन नहीं हो सके। जैसे हमारे को कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना दी, अब वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन गई, वो बन गई, उसमें रिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो ब्लैंक, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, जो फॉर्मेट्स है, ब्लैंक फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है, फिल करने के बाद आपका रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। एक ब्लैंक फॉर्मेट्स आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है, और फिल करने के बाद वो रिकॉर्ड बन जाता है। तो रिकॉर्ड में आती है आपके चेक शीट, मशीन चेक शीट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारे आपके रिकॉर्ड में आते हैं। और डॉक्यूमेंट में आते हैं एफएमईए, डब्ल्यूआईपी, एसओपी, कंट्रोल प्लान, ड्राइंग, क्यूएमएस का मैनुअल्स, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट में आते हैं। तो ये आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में। कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअल क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वो होता है कि हम कंटिन्यू ग्रो करते जा रहे हैं, कहीं हम स्टेप नहीं ले रहे, अपने टारगेट को सेट नहीं कर रहे। तो हमने कोई टारगेट लिया है कि उसको 1 महीना में स्टेबल करना है, अदरवाइज हम गिरेंगे तो जीरो पे आके रुकेंगे। कहीं हम रुकना भी चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। उसी में दिया गया है आपका जो टारगेट दिया हुआ है उसको हम सस्टेन करके चलना है। जो टारगेट दिया हुआ है उसको हमने यहाँ से लेके गए, और जहाँ सस्टेन किया फिर आगे बढ़े, फिर सस्टेन किया फिर आगे बढ़े। इस टाइप से जो एक्टिविटी की जाएगी आपकी, ये आपके कंटिन्यूस। तो दिस इज ए गुड अप्रोच होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट्स। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट अच्छा होता है, रोकें फिर चलें, रोकें फिर चलें। इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी आपके सॉर्ट आउट्स हो जाती हैं। अगली बात करें आईएमएस के कॉमन वर्क। आप कुछ जैसे कि हम आईएमएस के वर्क में हमको ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके कॉमन वर्क क्या होंगे? तो सबसे पहले हम बात करें जो आईएमएस का जो इंचार्ज होता है, तो पूरे ओवरऑल प्लांट को ही देखता भी है। उसके जो एक्टिविटीज होती हैं कुछ इस टाइप से होती हैं: डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स कंट्रोल करना, जो भी कंप्लेंट्स, ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग देना ना। तो कुछ कंप्लेंट्स से कुछ निकल के आते हैं, उसमें ट्रेनिंग देना, कुछ आपको अवेयर कराना। उसके बाद मेन काम होता है आपका जो आईएसओ आईएटीएफ की ऑडिट कराना, कस्टमर की ऑडिट के पास कराना, और जो सप्लायर की ऑडिट कराना, एमआरएम करना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। और हम बात करें क्वालिटी के नीडेड क्या है, क्वालिटी का जो भी हमारी बात करते हैं, ट्रबल शूटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी ट्रबल शूटर होता है, यानी जो भी क्यूएमएस का बंदा है उसे सब पता होना चाहिए। क्यू के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ऑडिट करेगा तो मार्केटिंग ऑडिट कब कर पाएगा? जब उसके बारे में पता होगा, मार्केटिंग के बारे में। उससे परचेज के बारे में पता होगा तब परचेज की ऑडिट कर पाएगा, ठीक है। मेंटेनेंस की ऑडिट कब कर पाएगा? जब मेंटेनेंस के बारे में कुछ पता होगा। तो ये ट्रबल शूटर होना चाहिए। और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे पता होना चाहिए, यानी कोई प्रॉब्लम्स कोई आ रही है कंपनी में, उस सॉल्व करने के लिए उसे नॉलेज होनी चाहिए। गुड स्किल हो कम्युनिकेशन स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स उसका क्वालिटी इश्यूज वगैरह को हैंडल करने के अच्छे होने चाहिए। तो ये आपकी कुछ नीड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन दे रखी हैं जो आपको कभी कभी इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसमें आपके बात करते हैं ऑडिट प्लान, ऑडिटर्स कौन है, ऑडिटी क्या है, ऑडिट टीम क्या होती है, ये सबकी डेफिनेशन हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेशन बताई गई हैं। अगला होता है केपीआई। क्या होता है? केपीआई होता है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, यानी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वही केपीआई होते हैं। किसी किसी कंपनी में आपने देखा होगा केआरए और केपीआई के बेस पे ही आपका इंक्रीमेंट होता है। आपको दे दिया जाता है कि भाई क्वालिटी रिजेक्शन इतनी होनी चाहिए या परसेंटेज इतनी कम होनी चाहिए, तो उसी बेस पे आपका इंक्रीमेंट्स होता है। तो आपको वही केपीआई केआरए दे दिए जाते हैं, उसी बेस पे आपको इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें परचेज के केआरए क्या होता है या केपीआई क्या होते हैं: इम्प्रूव द सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराना, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट करना। एमआर का होता है जो आरएम स्टोर का होता है मेंटेन फीफो, फीफो को मेंटेन करना है। रीऑर्डर स्टॉक लेवल चेक, रीऑर्डर लेवल स्टॉक लेवल चेक, यानी मिनिमम मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल होता है उसको कैसे मेंटेन करते हैं, वो सब आता है इसमें से। नॉर्मली कीप,
उसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। अगला होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपके एमटीटी और एमटीबीएफ, प्रोडक्शन में ओई, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और यील्ड की बात करें, ये सब इसी के होते हैं। क्वालिटी में यील्ड, रिजेक्शंस, रिवर्क, सीओपीक्यू। सेल्स में होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्रिटिकल कुछ न्यू कस्टमर, यानी न्यू कस्टमर को भी सर्च करना। ये सारे आपके एक्टिविटीज हैं, ये हमने किया रहे केपीआई समझे। अगला होता है एमआरएम। एमआरएम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग क्या होती है? परफॉर्मेंस इन्वॉल्वेशन, यानी जो भी आपके प्लांट में एक्टिविटी। एमआरएम जब हमारा इंटरनल ऑडिट होती है, हमने इंटरनल ऑडिट की, उसके जस्ट 10-15 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर अंदर आपकी एमआरएम हो जानी चाहिए। इंटरनल ऑडिट होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपकी, 10 या 15 दिन के, जो भी आपके प्रोसीजर्स क्या कहता है, आपकी कंपनी गाइडलाइन क्या कहता है, उसके अगेंस्ट, मतलब मिनिमम आपके 10-15 दिन में तो एमआरएम हो जानी चाहिए। इसमें एमआरएम में आपका पूरा मैनेजमेंट के साथ रिव्यू मीटिंग होती है। आपने क्या एक्टिविटी की, साल में एक बार तो एमआरएम होनी चाहिए। हमारे प्लांट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, कितनी एनसीज हैं, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, क्या हमारा टारगेट क्या है, हमारे बिजनेस का प्लान क्या है, आगे प्लान कैसे आगे एक्टिविटी करेंगे, ये सारे एमआरएम में पॉइंट्स आते हैं। तो एमआरएम में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसको भी हमें ये समझते हैं। अगला होता है कुछ एक्सटर्नल इश्यूज एज पर द आईएसओ की बात करें हम, तो इश्यूज क्या होते हैं? एक्सेप्टेड एक्सटर्नल इश्यूज इंक्लूड द, जो भी हमारे मार्केट ट्रेंड्स हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब हमारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब तक तो हमने समझा था आईएसओ और आईएटीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर थे, उसके बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे कोर टूल्स, जो 6 कोर टूल हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपके आगे आएंगे। इसमें लेते हैं हम एमएसए, एसपीसी, पीपैप, एफएमईए, एपीक्यूपी और कंट्रोल प्लान। इन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, और ये सारे आपके रहेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। और एक आईएटीएफ के जो कोर टूल हैं 6, इसी में एक कोर टूल है ये वाला एफएमईए, वीडीए। ये आपका वीडीए प्लस एआईजे दोनों के बहुत मिलके बना हुआ है। एक जिसमें देख रहे हैं आपको रेड और ब्लू कलर का ये है, यही आपका एक अलग है, बाकी सब एक ही है। तो इसी में सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, एमएसए और एसपीसी में क्या डिफरेंस है, एमएसए और एसपीसी में क्या अंतर है। आपसे कोई पूछा जाता है कि एमएसए कैसे कहते हैं, एसपीसी क्या होता है। तो हम एसपीसी की बात करें, तो एसपीसी की फुल फॉर्म होती है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। एमएसए होती है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। एसपीसी हम करते हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, एमएसए करते हैं इंस्ट्रूमेंट और ऑपरेटर को कंट्रोल करने के लिए, उसका जजमेंट देखने के लिए, सही है क्या, हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो जजमेंट सही दे रहा है क्या, और एसपीसी करते हैं हमारा प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो कितना है, वो सही है क्या। अच्छा, इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करते हैं, मेन चीज बताऊंगा आपको। तो इसमें सीपी सीपी के, पीपी पीपी के, सीएम सीएम के हम कैलकुलेट करते हैं। और वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो आईएमआर चार्ट, एक्स बार आर चार्ट और एक्स और एस चार्ट, और एट्रीब्यूट चार्ट में पी चार्ट, एनपी चार्ट, सी चार्ट, यू चार्ट की बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करें एमएसए में, तो वायस, लीनिटी, स्टेबिलिटी और रेजुलेशंस। अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो गेज, आर एंड आर, एनडीसी वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करते हैं। और एट्रीब्यूट में बात करें तो इफेक्टिवनेस, फास्ट आर, मिससेट, कप्पा वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करते हैं। इनको डिटेल में समझना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन करके आप पूरी ट्रेनिंग डिटेल में विद एग्जांपल के साथ में पढ़ाता हूँ, एक्सेल में एक्टिविटी के साथ। अगला आता है आपका, कभी कभी पूछा जाता है आपसे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और एट्रीब्यूट डेटा। तो जो वेरिएबल और एट्रीब्यूट डेटा में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हैं। वेरिएबल डेटा आपका होता है, कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा भी बोलते हैं इसको हम। इसको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजर डाटा कर सकते हैं वो आपका वेरिएबल डाटा कहलाता है, और एट्रीब्यूट डाटा वो कहलाता है, इसको डिस्क्रीट डाटा या क्वालिटेटिव डाटा भी बोलते हैं इसको। जो डिसीजन देता है ओके नॉट ओके में बात करता है, वो हमारा एट्रीब्यूट डाटा कहलाता है। अगर गेज की बात करें तो आप ये गेज देख सकते हैं, ये हमारे वेरिएबल गेज है, ये हमारे एट्रीब्यूट गेज है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लेके समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट और एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में क्या अंतर है, क्या क्या होते हैं। तो वेरिएबल चार्ट जो आप बता सकते हैं, ये वेरिएबल और ये एट्रीब्यूट चार्ट। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि लेटेस्ट एडिशन से एमएससी का क्या चल रहा है, और कभी कभी पूछा जाता है कि कब कब एडिशन आए, तो आप बता सकते हैं फर्स्ट एडिशन
अक्टूबर 1990 में आया, फरवरी 1995 में सेकंड एडिशन आया, थर्ड एडिशन 2002 में आया। जो फोर्थ एडिशन चल रहा था अभी 2010 का चल रहा है, ये फोर्थ एडिशन है, जो AIG के साथ आया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रुप का एडिशन है, जो अभी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है। कभी कभी पूछा जाता है हाउ मनी सैंपल्स फॉर यू वेरिएबल MSA, कैसे आप सिलेक्शन करेंगे और कितने सैंपल्स होते हैं और सैंपल ऑफ सिलेक्शन कैसे करना है आपको। वेरिएबल MSA स्टडी करने के लिए, गेज आर के एक्टिविटी करने के लिए, MSA की जो गेज आर हम एक्टिविटी करते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको कितने सैंपल चाहिए और कैसे सिलेक्शन करते हैं। तो आपको यहाँ दिया गया है सिलेक्शन मिनिमम 10 सैंपल्स, मिनिमम 10 सैंपल हम सिलेक्शन करते हैं, और फुल रेंज लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशंस। अब आप कहोगे फुल टर्म लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है। इसका मीनिंग है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशंस है उसका लॉन्ग टर्म वेरिएशन कितना है। तो अगर हम इसकी बात करें जो हमने दिया हुआ 18.1 प्लस माइनस 0.2, तो कितना वेरिएशन होगा इसका आपका, तो ये हो जाएगा हमारा 17.9 से लेके 18.3 तक। ये हमारे प्रोसेस का लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेरिएशन है, यानी इतना वेरिएशन हमारा एक्सेप्टेबल रहेगा। तो इसी वेरिएशन के बीच के सैंपल्स बनाने हैं आपको टाइम। आप कहीं ये डिफाइन नहीं है कि 10 ही सैंपल लेने हैं हमें, आपका प्रोसीजर्स क्या कहता है, आपका स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिफाइन कर सकते हैं। ये 10 सैंपल का एक प्रोसीजर में फॉर्मेट दिया गया है, ये इसका AIJ का मैनुअल है, उसके अंतर्गत ये दिया गया है 10 सैंपल का फॉर्मेट है, उसके बेस पे मैंने ये लिया गया है। 10 सैंपल की बात करें तो हम 10 सैंपल ये ले सकते हैं 17.9, 17.95, 18.1, 18.15, इस टाइप से आपने सैंपल ले लिए, ये 10 सैंपल्स हो गया। ठीक है, हमने इसके 10 सैंपल ले लिए, इसी को हम चेक करते हैं। अगला आता है NDC वैल्यू। NDC वैल्यू क्या होती है, NDC वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NDC वैल्यू की फुल फॉर्म होती है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है NDC 1.41 इंटू PV डिवाइडेड बाई गेज आर। NDC वैल्यू की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, NDC कितनी होनी चाहिए, तो NDC वैल्यू की जो रिजल्ट्स है ग्रेटर देन या इक्वलेंट 5, या तो 5 से ज्यादा होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से कम है तो आपका इंस्ट्रूमेंट वो एप्लीकेबल नहीं है, उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, उस स्पेसिफिकेशन को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आप जजमेंट सही नहीं देगा वो, जो आपकी नीड्स है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गुड्स गेज आर्डर कितनी वैल्यू चाहिए आपका, यानी गेज आर्डर वैल्यू क्या चाहिए। तो ये आपके गेज आर्डर वैल्यू है वो आपको चाहिए 10% से कम होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट्स ओके है। अगर 10 से 30 के बीच में है तो ये मार्जिनल एक्सेप्टेबल है। उसमें आपका देखना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट देखनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस का फिट फंक्शन देखना पड़ेगा, वो सारी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी आपको। अगर 30% से आपका ज्यादा जा रहा है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये आपका बात करते हैं हम वेरिएबल, कुछ एग्जांपल दिए, इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया, गाइडलाइंस हैं। तो एट्रीब्यूट MSA स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इफेक्टिवनेस कितनी चाहिए, मिस रेट क्या चाहिए, फाल्स अलार्म क्या चाहिए। तो हम इफेक्टिवनेस की बात करें 90% से ज्यादा होनी चाहिए आपकी ऑपरेटर की जो इफेक्टिवनेस, वो 90% से ज्यादा होनी चाहिए, मिस रेट 2% से कम होना चाहिए, और फाल्स अलार्म आपका 5% से कम होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर ठीक है, उसके बाद हम ट्रेंड कर सकते हैं, प्रोसेस की ज्यादा नीड नहीं है, प्रोसेस ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो 80% आपकी इफेक्टिवनेस चाहिए, और मिस रेट आपको चाहिए 5%, और फास्ट अलार्म चाहिए आपका 10%। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल है इसके बीच में, उसको ट्रेंड करना, उसको समझाना। अगर इससे ज्यादा जाता है तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। अगर हम कप्पा वैल्यू की बात करें तो कप्पा वैल्यू गुड माना जाता है आपका 0.8 से लेके 1 के बीच में है, तो ये वेरी गुड है और एक्सेप्टेबल है। बाकी ठीक है, कप्पा वैल्यू कितनी आ रही है वो भी हम कैलकुलेट करना सिखाता हूँ आपको। तो अगर ये ट्रेनिंग पूरा लेना चाहते हैं, इस नंबर से कॉन्टेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। अगला आता है गोल ऑफ द गेज R&R, आपका गोल क्या है। तो असेस द मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशंस, हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है उसका वेरिएशन को समझने के लिए, इंश्योर द मेजरमेंट सिस्टम कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी को समझने के लिए, इस सारी एक्टिविटी को हम समझने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, इंप्रूव द क्वालिटी कंट्रोल,
जो क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए, इनहेंस प्रोसेस इंस्पेक्शंस, एम्प्लॉय मोटिवेशंस एंड एंगेजमेंट वो सब समझने के लिए, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। देखिए, आप एमएसए स्टडी कर रहे हैं, आप चाहे वेरिएबल करें चाहे एट्रीब्यूट करें, आप एक ऑपरेटर को और इंस्ट्रूमेंट को जज करना चाहते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है क्या, ऑपरेटर उस गेज को यूज कर पा रहा है क्या, ऑपरेटर की कैपेसिटी पता लगती है। अगर हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो जजमेंट सही दे रहा है क्या, वो हम एक टाइप से देखते हैं। जो ऑपरेटर्स हम विजुअल डिफेक्ट देख रहे हैं, अगर विजुअल डिफेक्ट भी सही से डिसीजन नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं है। उसको जजमेंट करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट गेज आर्डर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट साइज ये हैंडल कर पा रहा नहीं कर पा रहा है उसके लिए हम गेज आर्डर कैलकुलेट करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ मेजरमेंट्स एरर क्या होते हैं, जो मेजरमेंट सिस्टम की एरर्स है वो क्या है। तो आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है, ऑपरेटर में एरर हो सकती है, ऑपरेटर सही से नहीं चेक कर पा रहा है, ऑपरेटर की स्किल सही नहीं है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स हो सकता है इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, उसके नहीं है। कुछ आपका सैंपल वेरिएशंस हो सकते हैं, आपके मेजरमेंट प्रोसीडर्स हो सकते हैं, आपके कैलिब्रेशन एरर हो सकती है, आपकी कैलिब्रेशन सही से नहीं किया गया हो। ह्यूमन फैक्टर हो सकते हैं, 2-3 ऑपरेटर हैं उनको चेक करने की कुछ एरर हो सकती है, सिस्टमैटिक कुछ एरर हो सकती है, डाटा एंट्री में भी एरर हो सकती है, डाटा एंट्री करने में भी कुछ एरर हो सकती है। तो ये सारे आपके पास सोर्स ऑफ मेजरमेंट एरर हैं, इनको भी आप ये समझ सकते हैं। अगर हम बात करें क्यूएमएस के ऑब्जेक्टिव की, क्यूएमएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो डिटरमाइन द मेजरमेंट्स एक्यूरेसी, evaluate the precision, ठीक है, identify source of variability, अंडर स्टैंडर्ड्स ऑफ द वायस लीनियर स्टेबिलिटी, हम समझते हैं कि वायस तो नहीं इंस्ट्रूमेंट में, लीनियर तो नहीं है, स्टेबिलिटी तो नहीं है। इंप्रूव द मेजरमेंट सिस्टम स्टडी, रिड्यूस द प्रोसेस कंट्रोल, इंश्योर डाटा क्वालिटी और सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स में। यानी हम देखो, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट में एरर होगी तो प्रोसेस की एरर है तो मिला के डबल एरर हो जाएगी, तो इसको भी हमारा कंट्रोल करना जरूरी है। तो इंस्ट्रूमेंट का एरर और ऑपरेटर का एरर भी है और प्रोसेस में भी एरर है, तो एरर हमारी बहुत बिग प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं। अगला आता है व्हाट इज द एमएसए। एमएसए क्या होता है। देखिए, एमएसए में हम स्टडी करते हैं बायस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी और रिड्यूसेशंस, और इस हमने आपने बात करी थी, इसकी डेफिनेशन जाना चाहते हैं, डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला होता है व्हाई एमएसए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट क्यों है एमएसए, इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैंने एमएसए बताया था कि इंश्योर करता है डाटा क्वालिटी का और इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल। मैंने जैसे बात करी थी, अगर प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं आप, तो अगर ऑपरेटर में और इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो कितना भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट करो आपका हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेटर परफेक्ट होना चाहिए। अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, रिजेक्शन ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है आपका इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम्स हो, इंस्ट्रूमेंट के वेरिएशंस हो, ऑपरेटर की वेरिएशंस हो, इसको भी कंट्रोल करना होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सारी एक्टिविटीज हैं। अगला है आपका व्हाट इज द वेरिएशंस। वेरिएशंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मेजरमेंट्स वेरिएशंस, एक होता है प्रोसेस वेरिएशंस। अगर हम मेजरमेंट की बात करें एमएसए की, एमएसए में दो होते हैं, एक प्रेसेंस और एक एक्यूरेसी। प्रेसेंस हम रेजुलेशन देखते हैं, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं, और एक्यूरेसी के लिए हम बायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, ये हम कैलिब्रेशन के दौरान देखते हैं। जब हम कैलिब्रेशन करते हैं तब देखते हैं, ये हम प्रोसेस में देखते हैं। और जो प्रोसेस का वेरिएशन होता है, इसमें हम साइकिल टाइम, डायमेंशनल डेटा और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ये हम ये प्रोसेस का वेरिएशन के दौरान ये देखते हैं। तो आपको ये पता लगा होगा वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन और एक हमारा प्रोसेस का वेरिएशन, इसको हम स्टडी करते हैं। अब आता है वॉइस क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा वॉइस क्या होता है। वॉइस होता है वॉइस है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एवरेज ऑफ द मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू या मास्टर वैल्यू या मास्टर सैंपल्स। जो वैल्यू है ऑब्जर्व आया, हमारा एवरेज आया, जो हमने कोई मान के चलिए, एक एग्जांपल बताता हूँ। हमने कोई एक सैंपल लिया, एक सैंपल, एक इंस्ट्रूमेंट्स, एक ऑपरेटर्स, सेम ऑपरेटर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम गेज से हम बार बार चेक कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम को, जिससे वेरिएशन आ रहा है वो वाई से। तो ये हमने ये 10 रीडिंग ली, इस इंस्ट्रूमेंट को, ये रीडिंग को हमने 10 बार चेक किया, तो जिसका जो एवरेज आया, आप देख पा रहे हैं ये एवरेज आया,
इस एवरेज में से जो ट्रू वैल्यू थी, ये वैल्यू हमने माइनस कर दी है, तो दिस इज ए बायस आ गया। अब बायस एक्सेप्टेबल कितना होना चाहिए? बेसिकली बायस 0 होना चाहिए। 0 तो इम्पॉसिबल है, 0 तो हो नहीं सकता। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा ओपिनियन है वो आपका है, जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है उसका 1/2 चाहिए आप, इतना एक्सेप्टेबल माना जाएगा इसके एवरेज का। कुछ कुछ कंपनियां जो इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट है उसको भी बायस रन मान लेती हैं, और कुछ आपका अलग अलग दिया जाता है प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंग या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो आपका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग। तो जो मेरी ओपिनियन है वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट है उसका 1/2 लेते हैं हम। तो मान के चलिए 0.005, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 0.01 का है तो उसमें से 0.05 तक एक्सेप्टेबल माना जाएगा मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बट आपकी जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं। अगली बात करें इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हैं वायस और लिनियरिटी स्टेबिलिटी एरर के। कुछ पॉसिबल कॉजेज होंगे। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट नीड है कैलिब्रेशन की, इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो चुका है, इंस्ट्रूमेंट वर्न इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ आपका फिक्चर्स है, कुछ आपके इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो चुके हैं, घिस चुके हैं, आपके मास्टर में एरर हो चुकी है, मास्टर खराब हो चुका है। मेन क्या होता है, आपके ऑपरेटर की स्किल सही नहीं है, ठीक है, पार्ट साइज सही नहीं है, कुछ आपका प्रिसिजन सही नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एरर हो सकती है, कुछ आपका टेम्परेचर एरर हो सकता है, एनवायरमेंट फैक्टर हो सकता है, आपका ह्यूमिडिटी हो सकती है, ये सारे फैक्टर्स हैं, लीनियरिटी एरर हो सकती है। तो ये सारे आपके पॉसिबल कॉजेज हैं, इन पे आपको काम करना है। अगर आपका जो वायस या लीनियरिटी आपकी ज्यादा आ रही है तो उसको काम करने के लिए आपका इन फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, ये पॉसिबल कॉजेज है। तो आपने ये देखा। अगला आता है स्वाइप। स्वाइप क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो मैनुअल दिया गया है इसको स्टैंडर्ड के रूप में बोला गया है एक आम भाषा में, ठीक है, इसको हम क्यूएमएस मैनुअल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम एमएसए मैनुअल, एसपीसी मैनुअल होता है ना, मैनुअल है। तो स्टैंडर्ड्स, वर्क पीस, इंस्ट्रूमेंट्स, पर्सन या प्रोसीडर्स, या आपका इन्वायरमेंट। तो मान के चलिए कोई हम एमएसए स्टडी कर रहे हैं तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड या कोई मैनुअल चाहिए, इसका वर्क पीस चाहिए, ठीक है, वर्क पीस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और एक एप्रेजर चाहिए, एक प्रोसीडर चाहिए। तो इन तीनों को हम चारों पांचों को मिला के हमें एक जो एक्टिविटी बनती है वही हमारा स्वेप के अंतर्गत आता है, यही हमारी एक्टिविटी एमएसए में की जाती है। क्लियर? ठीक है। कभी कभी आपसे कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या हो सकती है? जैसे एमएससी की फुल फॉर्म क्या है, गेजार्डा की फुल फॉर्म क्या है, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, ईबी क्या है, बता सकते हो आप। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ईबी के इक्विपमेंट वेरिएशंस, एबी अप्रेजल वेरिएशंस, पीबी पार्ट वेरिएशन, टीबी टोटल वेरिएशंस, ये सब बता सकते हो। यूसीएल, एलसीएल सारे आपके बता सकते हो, कुछ फुल फॉर्म वगैरह दिए। डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है आपका कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा देखो एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा, जो मैं आपको अक्सर अपनी ट्रेनिंग में देता हूँ। मान के चलिए आपका ऑफिस का टाइम, जो ऑफिस का टाइम है कितने बजे है? 9 बजे है। आप घर से निकलते हैं तो ऑफिस पहुंचते हैं 9:05 पे, 9:02 पे, 9:01 पे, 9:05 पे, ये आपका ऑफिस पहुंचने का टाइम लगभग यही रहता है, ठीक है। सडनली एक दिन आप पहुंचे 12 बजे, ये कोई ना कोई स्पेशल कॉज रहा होगा। घर से टाइम से निकले और लेट पहुंचे, हो सकता है आपकी बाइक पंचर हो गई, हो सकता है आपकी बाइक पंचर हो गई या आप ट्रैफिक में फंस गए तो आप ये लेट हो गए। दिस इज ए स्पेशल कॉज, दिस इज ए कॉमन कॉज। यानी इतना वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। आपको कंट्रोल कर सकते हैं ना भाई, 1 से लेके 5 या 4-5 मिनट का वेरिएशन आ रहा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 9:01, 9:02, 9:01 इतनी मिनट पे तो पहुंचेंगे पहुंचेंगे, और कंट्रोल करेंगे तो। बट इसमें जीरो नहीं कर सकते इसको। बट ये जो आपका जीरो हो सकता है, अब कभी 11 बजे नहीं पहुंचेंगे, वो कभी स्पेशल कॉज होगा तभी लेट पहुंचेंगे, तो ये आपका एक
स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज आपको समझ में आया होगा, तो वही बताया गया है। ठीक है, अगला होता है मेजर सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए मीन मीडियन मोड, जैसे आप देखते हैं तराजू, तराजू का सेंटर ये है, यही मीन बराबर है सब चीजें, तो आपका प्रोसेस भी सेंटर्ड में होना चाहिए। आप कोई भी पार्ट बना रहे हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपका प्रोसेस सेंटर्ड में है तो दिस इज ओके। अगर आपका लोअर साइड चल रहा है, अपर साइड चल रहा है, तो उसको ही आपको स्लो हो जाएगा और रिजेक्शन बनना चालू हो जाएगा। इसी के लिए मीन मीडियन मोड आप कैलकुलेट करते हैं। ये आपने 10th या 12th में आपको स्टडी की होगी, आपने ये 10th या 12th में आपने इसकी स्टडी की होगी, इसको समझा होगा। ठीक है, तो ये वही फार्मूला दिया गया है मीन मीडियन मोड के, वो आपने पूरा पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट सेंटर पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस क्या है, तो सिम्प्लिफिकेशंस, आपका प्रोसेस है वेल कर्व होगा, सेंटर्ड होगा, रिजेक्शन लेवल नहीं बनेगी आपकी, जितना आपका इधर जाएगा उधर चला जाएगा, इसमें से पार्ट सारे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसमें इधर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ की रिजेक्शन कम होगी आपकी। ठीक है, तो वही है समराइज द डाटा, डाटा हमारा समराइज हो जाता है, और डिसीजंस मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो जाती है, आइडेंटिफाई द टारगेट्स, ये सब एक्टिविटीज हो जाती है आपकी। तो ये सब आप मीन मीन मेटाबोल के बारे में समझ सकते हैं। अगला होता है थ्री मेन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। अब कभी कभी पूछा जाता है कि आपके प्रोसेस में कोई ऐसे कैलकुलेट करने को बताइए, थ्री मेन मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है, तो रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए आपके प्रोसेस में रेंज, पार्ट टू पार्ट वेरिएशन रेंज देख सकते हैं, कितना वेरिएशन है, इसको डिटेल में समझते हैं। रेंज होता है हमारा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमारे प्रोसेस में कितना मैक्सिमम और मिनिमम क्या पार्ट चल रहा है, कितनी रेंज है, कितना वेरिएशन है, दिस इज अ रेंज। वेरिएंस आपका हम एवरेज लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप एक्सेल में देखना चाहते हैं तो ये एक्सेल में इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, ये वेरिएंस कैलकुलेट होगा। मैं एक आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक्सेल है, इसमें अगर कोई बैलेंस देखना है तो आपको यहाँ पे सीधा क्लिक कर बैलेंस लिखना है यहाँ पे, और डाटा को सेलेक्ट करना है और इसे इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वेरिएंस, डाटा को सेलेक्ट करेंगे ऐसे और इंटर करेंगे, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएंस और इसे हम कैलकुलेट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, या आपका बैलेंस। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका। ठीक है, अगला आता है बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट। कभी कभी पूछा जाता है कंट्रोल चार्ट बनाने के बेनिफिट्स क्या है, हम कंट्रोल चार्ट क्यों बनाएं। तो सबसे पहले तो बात करें हम मॉनिटरिंग द प्रोसेस वेरिएशंस, प्रोसेस स्टेबिलिटी। एक लाइव डॉक्यूमेंट्स होता है, जो मशीन पर डाटा चल रहा है, एक लाइव प्रेजेंट होता है, हमें पता लगता है कि हमारा प्रोसेस अपर साइड जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है। ये मान चलिए कंट्रोल चार्ट है, ये लाइव चल रहा है तो हमें ऐसे बढ़ रहा है, तो हमें पता लग रहा है कि हमारा प्रोसेस अपर साइड जा रहा है। अगर इस टाइप से चल रहा है तो हमें पता लग रहा है हमारा प्रोसेस लोअर साइड चल रहा है। अगर सेंटर में चल रहा है तो हमें पता है कि प्रोसेस हमारा सेंटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। अपर साइड जा रहा है तो कभी भी पार्ट हमारे अपर बन सकते हैं, लोअर साइड जा रहा है तो कभी भी पार्ट हमारे लोअर बन सकते हैं। तो ये करता है मॉनिटरिंग द प्रोसेस स्टेबिलिटी। आइडेंटिफाई द वेरिएशंस, हमारे प्रोसेस का वेरिएशन को आइडेंटिफाई करता है कि हमारा प्रोसेस में कितना वेरिएशन है, वो भी ये बताता है कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, अगला बात करें तो हमारा रिड्यूस द वेरिएशंस, हमारे प्रोसेस का वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, और डिटेक्टिंग ट्रेंड ऑफ पैटर्न्स, इसका ट्रेंड की बात करी थी ना, डिटेक्टिंग ट्रेंड और पैटर्न्स, हमारा पैटर्न क्या बढ़ रहा है, ट्रेंड क्या बढ़ रहा है, इसके भी 8 रूल होते हैं, 8 रूल को भी हम डिटेक्ट करते हैं, ट्रेंड को समझते हैं। ये सारे इसके हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस, हमारे प्रोसेस की पूरी कम्युनिकेशन को बताता है, ये सारी एक्टिविटीज में करते हैं। तो आपने देख पा रहे हैं सारी डिटेल में समझा रहा हूं आपको, आपको समझ में आ रही होंगी। अब तक हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं तो आप को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अगला क्वेश्चन है हमारा सीपी के, हम टेस्ट करते हैं फॉर्मूला क्या है। तो सीपी का फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल और अपॉन 6 टाइम आर बार अपॉन डी2। अगर हम सीपी का और पीपी के में डिफरेंस समझें, तो मेन डिफरेंस होता है आपका ये इसका, इसमें विद इन सब ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, और पीपी के में हम क्या करते हैं टोटल वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपका ये लिखा हुआ है, देखिए ये
टोटल वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है जो कि मैंने आपको कैलकुलेशन स्थिति में सिखाया था। बाकी आप डेफिनेशन वगैरह ये सब बता सकते हैं, ये सब एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये सारे फार्मूला हैं, आपके काफी इंटरव्यू पूछे जाते हैं। अगला बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसपीसी। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, एसपीसी का मॉनिटरिंग द प्रोसेस परफॉर्मेंस, मेन ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोसेस की परफॉर्मेंस समझने के लिए, मेंटेन प्रोसेस का स्टेबिलिटी, प्रोसेस को समझने के लिए, स्टेबल करने के लिए, प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हैं हम एसपीसी करते हैं, और जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको मैं एक्टिविटी के साथ यूज करके हम उसको। अच्छा, गोल क्या है एसपीसी का, कितनी एसपीसी चाहिए? तो देखिए, आजकल जो कस्टमर्स हैं वो टू मांगते हैं, बाकी कस्टमर की डिमांड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सीपीसीपी के टू चाहिए। बाकी हम बात करें जो वैल्यू ऑफ द ग्रेटर देन 1.33 और 1.67 से ज्यादा। अच्छा, सीपीसीपी के आपका इक्वलेंट हो सकता है कब? जब प्रोसेस आपका सेंटर्ड है तब। और सीपी से सीपी के कभी बड़ा नहीं हो सकता, सीपी के हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, सीपी के विल बी इक्वल टू सीपी के कब? जब प्रोसेस सेंटर्ड होगा तब। क्लियर है? बेनिफिट क्या है? एसपीसी से हम करते हैं, एसपीसी स्टडी करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज द क्वालिटी, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, रिड्यूस द स्क्रैप या रिवर्क, रिड्यूस द कस्टमर कंप्लायंस, कस्ट रिड्यूस, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, रिवर्क रिपेयर में ज्यादा जा रही है, उसको कम करने के लिए। हायर इफेक्टिवनेस कैपेबिलिटीज, फोकस द प्रोसेस ऑन वेरिएशंस, रिड्यूस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ये सारे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सब बता सकते हैं, आप जो आप याद कर सकते हैं बता सकते हैं, ये बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, पर्पज ऑफ डाटा गैदरिंग, हम डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, कोई भी डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, हमारे पास ये कोई इन्फॉर्म डाटा मेकिंग की गैदरिंग हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, डाटा मिलता है कोई फ्यूचर यूज करने के लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। हमें जब तक डाटा नहीं होगा तब तक कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी हमारी किसी भी परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हमें डेटा चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए डेटा चाहिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए डेटा चाहिए। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे बात करेंगे, तो हमें डेटा जरूर चाहिए। अगला बात करते हैं स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, देखिए, यूएस यूएसएल एलएसएल की कुछ फॉर्मूला बताई थी आपको, तो अपर स्पेसिफिक लिमिट और लोअर स्पेसिफिक लिमिट, दिस इज ए वॉइस ऑफ द कस्टमर। जो ये डिजाइन विड्थ है, इसको डिजाइन विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है 18.1 प्लस 1.2, ये हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझ आता हूँ आपको। जैसे मैंने बात करी थी अभी आपको 18.1 प्लस माइनस 0.2, तो यहाँ पे लिया हुआ है यूएसएल कितना हो जाएगा आपका 18.3, एलएसएल कितना हो जाएगा, एलएसएल हो जाएगा आपका 17.9। अब ये है, ये हमारा प्रोसेस का वेरिएशन रहता है। ठीक है, वॉइस ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस का वेरिएशन। और ये क्या होता है आपका वॉइस ऑफ द कस्टमर डिजाइन विड्थ, ये हमने इसमें यहाँ बताया था आपको ये। ठीक है, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम, अंतर है इसका, समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा यूएसएल और एलएसएल और यूसीएल और एलसीएल में क्या अंतर है, किसकी अंतर क्या है दोनों में, ये पूछा जाता है इंटरव्यू कभी, यूएसएल और यूसीएल। तो यूएसएल क्या होता है आपका अपर स्पेसिफिक लिमिट, अपर जो भी हमारा बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट्स, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट्स। ठीक है, इसकी अगर फुल फॉर्म अगर पूछा कोई तो आप बता सकते हो अपर स्पेसिफिक लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपर कंट्रोल लिमिट्स, जो हमारे वॉइस ऑफ द प्रोसेस की लिमिट्स होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी लिमिट्स बोली जाती है।
मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सिखाया था, एक्सेल में भी बताया था आपको। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला था, ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ आपके कंट्रोल चार्ट के फॉर्मूला हैं, ये भी आपको स्टडी कर सकते हैं, ये सारे हम एक्टिविटी बातें बताते हैं। अब बात करते हैं पीपैप की। पीपैप की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये है और रियलिटी में ये दें हम, तो अनहैप्पी होगा। तो जो कस्टमर की डिमांड है उसको फिलफिल करना ही हमारी पीपैप की रिक्वायरमेंट है। तो पीपैप की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, इसके एक्टिविटी बता सकते हैं। रिक्वायरमेंट कब होती है पीपैप की? पीपैप की रिक्वायरमेंट्स कब होती है? पीपैप की रिक्वायरमेंट होती है न्यू पार्ट के लिए, इंजीनियरिंग चेंज के लिए, टूलिंग ट्रांसफर, रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। कोई हमारे टूल्स रिप्लेस हो रहा है, कोई 1 ईयर से टूल बंद पड़ा हुआ है उसके लिए, या कोई ईसीएन पीसीएन है तब, कोई सप्लायर चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज हो रहा है तब, चेंज द पार्ट प्रोसेस। यानी कहने का तात्पर्य है पीपैप इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अगर आपके प्रोडक्ट प्रोसेस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो पीपैप सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीपैप की लेवल कितनी होती है? पीपैप की लेवल होती है 5। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, अलग अलग कंडीशन है इनकी। बाय डिफॉल्ट थर्ड लेवल का जाता है, तो इसमें वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल्स एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डाटा सबमिट टू द कस्टमर। इसमें आपके पूरे एक्टिविटी के साथ सबमिट किया जाता है, ठीक है। अगला होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या होते हैं? तो ये 18 डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके नाम दिए गए हैं, ये नाम याद कर सकते हैं आप। और कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये सब इनके कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर अलग से कुछ और डिमांड करता है वो उस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। पीपैप कब कब स्थापना हुई थी और कौन सा पीपैप चल रहा है लेटेस्ट? अगर लेटेस्ट एडिशन पीपैप चल रहा है हमारा 2006 का, जो अभी चल ही रहा है, अभी इसमें से कोई चेंज नहीं आया है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रुप। पीपैप का गोल क्या है? तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैपेबिलिटी, वेरीफाई प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेड है प्रोसेस कैपेबिलिटी समझने के लिए, और वेरीफाइड प्रोडक्ट डिजाइन, और स्टेबलाइज द सप्लायर कैपेबिलिटी, इंश्योर कैपेबिलिटी, बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट क्वालिटी, और मिटिगेशन रिस्क। जो रिस्क है उनको समझने के लिए हम ये एक्टिविटीज यूज करते हैं। तो हमने समझा पीपैप के गोल्स क्या है, पीपैप की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमने समझ लिया। अब समझते हैं वर्क मटेरियल्स क्या होता है। वर्क मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट के आप में लगता है, जैसे ग्रीस है, ऑयल है ना, जो आपके मटेरियल्स सच एज द एल्युमिनियम के कुछ पार्ट्स का कैप्स वगैरह है ना, ग्लॉस है ना, ये सब एक्टिविटीज है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको जो भी समझा रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की भी है, कस्टमर की भी है, क्वालिटी एश्योरेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बताई कि ये आपको पढ़ सकते हैं। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंजीनियर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और प्रोग्राम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग दी गई हैं, आप ये समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि पीपीएफ एक पर्सन के कारण नहीं है कि खाली क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं, प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सबकी अलग अलग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां हैं। बेनिफिट क्या है पीपीएफ के? हायर क्वालिटी, रिड्यूस द प्रोसेस वेरिएशंस, enhance the satisfy the customer supply the capabilities, सब पता लगता है। बेटर कंट्रोल्ड प्रोसेस चेंजेस, बेटर फ्री लॉन्च प्रोडक्ट, ये सारी एक्टिविटीज हैं। मिनिमम वेस्ट, मिनिमम द कस्टमर और नॉन कंफर्मिटीज प्रोडक्ट्स, ये सारे आपके। प्लानिंग, गुड प्लानिंग क्या क्या होती है आपकी? ये एपीकूपी में आता है आपका। एपीकूपी के फेसेस क्या होते हैं? एपीकूपी के 5 फेसेस होते हैं। एपीकूपी में कौन कौन से फेज होते हैं? पहले प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशंस, फीडबैक एंड असेसमेंट, करेक्टिव एक्शंस। ये 5 फेजेस होते हैं। ये आपके कभी इंटरव्यू पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं। अगला आता है फेसिबिलिटी स्टडीज विद द एग्जांपल ऑफ एपीकूपी। हम फेसिबिलिटी स्टडी करते हैं। देखिए, फेसिबिलिटी स्टडी की हम बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए फिजिबल है क्या। मैन मशीन मटेरियल मेथड, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है क्या? उसके लिए एप्लीकेबल है क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए?
वो फैसिलिटी स्टडी में सारा देखा जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी देखते हैं, टेक्नोलॉजी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, ऑपरेशनल हो गए, शेड्यूल, काफी सारी एक्टिविटीज हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं। आईपीपी टैग, ठीक है। तो ये सारे एपीक्यूपी के पार्ट्स के प्रोसेसेस हैं, ये हम देख सकते हैं। कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान के बारे में बताया, कंट्रोल प्लान का फेज क्या होता है। कंट्रोल प्लान 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन। इसी के साथ नया लॉन्च हुआ है सेफ लॉन्च। सेफ लॉन्च हम प्रोडक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन के साथ यूज कर सकते हैं और इसके साथ यूज कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या है, इसका प्रोसेस पूरा बताया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल प्लान, रिड्यूस द वेरिएशंस, वेरिएबिलिटी जो भी है ना, प्रिवेंट डिफेक्ट्स की बात करता है ये, ठीक है। हमने सब बात कर लिया है सब चीज की में। एपीएफएमई की बात करें, आरपी नंबर क्या होता है और एक्शन प्रायोरिटी नंबर क्या होते हैं, ये भी सब हमने बात की। आरपी नंबर होता है, सबसे बताया गया है आपका। देखते हैं, आरपी की फुल फॉर्म होती है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इसमें सेवरिटी, अगर डिडक्शन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आरपी नंबर एक ओल्ड वर्जन है, न्यू वर्जन आता है आपका। गोल क्या होता है सब दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये सारे पॉइंट थे। मैंने काफी लंबी वीडियो हो रही है, आज मैं इतना ही लेके चलूंगा। नेक्स्ट टाइम रहेगा आपका, वो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊंगा पूरा, और ये डिटेल में इसी टाइप से ये बनाया है, इसी टाइप से आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी जहाँ तक आप बने हुए हैं, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये सारी चीज सीखनी चाहते हैं आप, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं विद एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने, ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। तो मेरे से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।